हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4 जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज उसका हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। इस 4th लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले वो समझ लो। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। डाइपोल क्या होते हैं, डाइपोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े। डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कपल का क्या कॉन्सेप्ट है, डाइपोल की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग पोजीशन में एनर्जी क्या होती है, ये सारी बात हम लोग लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम सारे टॉपिक्स पर हम लोग अब अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस बन जाए, ताकि एग्जामिनेशन तक आते आते वो टॉपिक एकदम बढ़िया से प्रिपेयर्ड हो जाए। तो क्लास 12th की फिजिक्स को हम लोग पूरा ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को थॉरोली पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एकदम अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो जाए। ठीक है, चलो। बट शुरू करने से पहले, आज की क्लास शुरू करने से पहले तुम में से कुछ बच्चों की ये कंप्लेन है, शिकायत है, और मुझको लगता है बिल्कुल सही भी है, और मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ कि सर आप क्लासेस रेगुलर नहीं देते हैं। और बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश में लगा रहता हूँ कि तुमको डेली बेसिस पर लेक्चर्स अपलोड मैं करूँ, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम स्मूथली चलती है। और आएंगे भी, बिल्कुल क्लासेस आएंगे। कभी कभी बीच में गैप हो जाए तब इज़ वेरी ऑब्वियस, बट कोशिश मेरा पूरा रहेगा कि तुमको डेली बेसिस पर लेक्चर्स मिले, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत स्मूथली और रेगुलर बेसिस पर चलती रहे। क्योंकि कॉन्टीन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा प्रिपरेशन में एक कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से जब मैंने कह दिया कि वो डेली अपलोड होंगे तो होंगे। बीच में कभी कभी 1-2 दिन गैप हो जाते हैं, दैट्स ओके, फाइन। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि तुम में से बहुत बच्चे नीट 2022 के प्रिपरेशन के लिए भी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैंने पहले कहा था, घबराने की बात नहीं है। मैंने क्लास 12th की फिजिक्स शुरू करी, इसका मतलब ये नहीं कि नीट वाले बच्चों के 11th में नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने पहले कहा था कि 11th के पोर्शन को हम लोग होल्ड करेंगे, फिर से इसको रिस्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी कुछ बच्चे नीट के परेशान थे, मुझको बोल रहे थे कि सर 11th का कैसे होगा। तो उन सारे बच्चों को मैं बोल दूं कि घबराने की बात नहीं है। हम लोग बस 1-2 दिन के अंदर ही 11th का जहाँ पर हम लोगों ने अपना सिलेबस होल्ड कर दिया था, आई थिंक वो सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास फिनिश ऑफ कर चुके थे अच्छे से। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर मुझको शुरू करना था, वो मैं 1-2 दिन के अंदर फिजिक्स शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास 11th की भी फिजिक्स पूरी हम लोग नीट 2022 के लिए बहुत अच्छे से थॉरली कंप्लीट करने वाले हैं, एकदम बढ़िया से। कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आओगे। और यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स समय चल रही है, तो जो नीट 2022 में अपीयर होने वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 11th की फिजिक्स हम लोग शुरू करने वाले हैं, है ना, फिर से। और क्लास 12th की फिजिक्स हमारी चल ही रही है, तो दोनों चीज़ तो ऐसे साथ साथ चलती रहेगी। तुम दोनों क्लासेस को अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, एग्जामिनेशन आते आते हमारा पूरा फिजिक्स बहुत बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा। एकदम मान के चलो कि 40+ क्वेश्चन तो करना ही करना है तुमको आराम से। और जो CUET के लिए बच्चे हैं उनको तो पता है सिर्फ 12th क्लासेस की चीज़ें पढ़नी है, तो बहुत आराम से प्लान करो, टाइम के हिसाब से मैनेज करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या CUET तुम्हारा टारगेट है, तो तुम दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। कमिंग 100 डेज़ को तुम कैसे मैनेज कर सकते हो तुमको समझना हो। हमने ये भी कहा था कि चलो यार, अगर तुम बहुत तुमको भाई लगता है कि यार कैसे 100 दिन का प्लान किया जाए, पहाड़ लग रहा है, मत करो 100 दिन का प्लान, 1-1 दिन का प्लान करो। किसको 1 दिन का लगा तो कुछ घंटों का प्लान करो, लेकिन प्लान करके पढ़ाई करो, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करो। रैंडम नहीं कि जब मन किया तब शुरू हो गए, एक प्लान कर लो, ठीक है, ताकि हम टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें। रैंडम पढ़ोगे तो टाइम को तुम उतने इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जो बच्चे भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, नीट हो या फिर CUET हो, तुमको इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलें, ताकि जो भी गिवन टाइम है उसमें बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन हमारा हो सके। ठीक है, हम अपने तरफ से कोशिश करें, है ना, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर।
जिसका सबसे पहला क्वेश्चन तो सामने, हालांकि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल का नहीं है, मैं कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन भी बीच में लाता रहता हूँ, क्योंकि तुमको मैंने कहा था कूलॉम्स लॉ बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होते, तो बीच बीच में तुमको मैं कूलॉम्स लॉ से मुलाकात कराता रहूँगा। टॉपिक हमारा जो चलता है वो आगे चलता रहे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट है, तुमको दे दूंगा, अच्छे से समझ जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहे बच्चों 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q एंड प्लस क्यू, 2 पॉइंट चार्ज है प्लस 4q प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अवे। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इन दोनों को एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर रखा गया है, और पॉइंट चार्ज कौन कौन से उनको थोड़ा लिख लिया जाए। तो पॉइंट चार्जेस r कौन कौन से बच्चों, प्लस 4q एंड प्लस q, ठीक है। ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं और इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया गया। कितना दूर कर दिया गया, r डिस्टेंस दूर कर दिया गया, ठीक है, अच्छी बात। 2 चीज पूछा है, वेयर एंड व्हाट, वेयर एंड व्हाट चार्ज is placed on the line joining them। अब कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझ लो, क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं बताऊंगा, उसको एकदम स्टेप वाइज फॉलो करना, एकदम हंसते खेलते क्वेश्चन करके आओगे, कोई भी क्वेश्चन, बस जो 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा उसको वैसे ही फॉलो करना है, एकदम बच्चों की तरह सवाल लगेगा। 2 चार्जेस हैं प्लस q प्लस 4q प्लस q, उनके बीच के डिस्टेंस r है, दोनों को रखा गया है, ठीक है। कह रहा है कि तीसरे चार्ज को हमको रखना है, ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 चार्जेस, इन दोनों चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन है उस पर एक चार्ज को मुझको रखना है। लाइन का मतलब इधर भी रख सकते हो, इधर भी सकते हो, ठीक है, मैंने पहले कहा था, इस पूरे लाइन पर कहीं भी रखो, ताकि ये पूरा जो सिस्टम होगा चार्ज का वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अच्छा, अभी ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं क्या, जरा बताओ। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ऐसे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाले, वो उधर भागेगा, वो उधर भागेगा, तो हमको इस पूरे सिस्टम को क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में। तो 2 चीज़ पूछिए, वेयर एंड व्हाट। वेयर का मतलब कि वो चार्ज को कहाँ रखा जाए, ठीक है, इधर रखे, इधर रखे, इधर रखे, एग्जैक्ट पोजीशन बताओ कि कहाँ रखें और कितना रखें, वो चार्ज जो रखोगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों चीज़ बताओ कि वेयर एंड व्हाट चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम सो दैट द इंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज, 2 ये और तीसरा जो रखोगे वो पूरे तीनों के तीनों सिस्टम क्या होने चाहिए, सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, शुड बी एट रेस्ट, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, एकदम उस तरह ही स्टेप फॉलो करना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस हल्का से कैलकुलेशन करोगे और तुम्हारा आंसर होगा। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए वेयर एंड व्हाट वाले, कि भाई चार्ज को कहाँ रखा जाए और कौन सा चार्ज रखा जाए, तो शुरुआत कैसे करते सुनो। सबसे पहली बात जो हम लोग पहले सीख भी चुके हैं, अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, तो बहुत पहले ही समझ चुके हैं कि जो थर्ड चार्ज को हम रखते हैं वो दोनों के बीच में रखते हैं। बता चुका हूँ इस चीज़ को, इसमें किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो अगर दोनों चार्ज का नेचर पे देख लेंगे कि दोनों का नेचर क्या है, तो हमने क्या देखा, दोनों चार्ज का नेचर सेम है। तो जब दोनों चार्ज का नेचर सेम होता है, दोनों प्लस प्लस हैं, तो बताओ थर्ड चार्ज को रेस्ट में होने के लिए कहाँ होना चाहिए। बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सर कि ना ही लेफ्ट ना ही राइट, कहाँ रखते हैं, बीच में, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी तुमको रखना है, ये कंफर्म हो गया, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे ऐसे क्वेश्चन में, जिन चार्जेस के बीच रखना है, जिन 2 चार्जेस को दिया है उनका नेचर क्या है, तो उनका नेचर क्या था, सेम। तो सेम नेचर में थर्ड चार्ज कहाँ होना चाहिए, बीच में, नॉट बीचों बीच, नॉट बीचों बीच, बीच में कहीं। अच्छा, कोई लोग समझते हैं बीच का मतलब बस बीच, बीच का मतलब इनके बीच में कहीं भी रखना होगा, नॉट बीचों बीच। दिस डिफरेंस बिटवीन मिडिल एंड राइट एट द मिडिल, तो मिडिल में कहीं रखना है ना, बीचों बीच की बात नहीं हो रही है। और वो तो सीख है, सिंपल बात, नेचर सेम होगा, थर्ड चार्ज को बीच में रखना होगा। अब दूसरी बात कि बीच में रखना है इन दोनों के, लेकिन कहाँ रखा जाए।
अब वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों की वैल्यू, वो ध्यान सुना, इन दोनों की वैल्यू चेक करते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड, वो भी क्यू ये भी क्यू, तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखते हैं? एकदम बीचों बीच, जो कि लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम होता, ये भी क्यू ये भी क्यू, तो थर्ड चार्ज को हम कहाँ रख देते हैं? एकदम बीच में। लेकिन चूंकि वैल्यू डिफरेंट है तो अभी हम बीच में एग्जैक्ट नहीं रख सकते, इसीलिए तुमसे पूछा वेयर, कहाँ रखा जाए। अगर दोनों का नेचर सेम होता तो एकदम बीचों बीच रख दो, वो चार्ज क्या होगा? रेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहला चेक क्या करोगे कि इन दोनों का नेचर क्या है। नेचर से क्या पता चलेगा? चार्ज को कहाँ रखना है, ठीक है। फिर ये तुमको पता करना होगा दोनों की वैल्यूज सेम है कि डिफरेंट है। दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, वो 4 क्यू है ये क्यू है, तो ऐसे कंडीशन में थर्ड चार्ज को एकदम बीच में नहीं रख सकते। अब एग्जैक्ट कहाँ रखेंगे वो हमको निकालना होगा, ठीक है, और फिर पता करना होगा उसकी वैल्यू क्या है। तो हम लोग इसको 2 स्टेप में करेंगे। पहले ये पता करते हैं कि वो चार्ज रखना कहाँ है, और फिर बाद में पता करेंगे उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो कंफर्म हो गया कि सर लेफ्ट और राइट में तो नहीं रखना है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, ठीक है। और एग्जैक्ट बीच में भी नहीं रख सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो हमें कहीं ना कहीं रखना होगा। चलो अपने मन से मैं ये वैल्यू मान लेता हूँ, ठीक है। और अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस तुमको मैं याद दिलाऊँ, तो जहाँ छोटा चार्ज होगा उससे थोड़ा सा नज़दीक होना चाहिए, है ना, ताकि ये इसके फोर्स को बैलेंस कर सके और वो रेस्ट में आ जाए। तो ये थर्ड चार्ज की वैल्यू क्या होगी वो भी पूछा गया है, और उसकी पोजीशन क्या होगी वो भी पूछा गया है। तो वैल्यू मैंने मान लिया क्यू, ठीक है। अब पोजीशन बच्चों यहाँ से यहाँ मान लिया मैंने एक्स, तो यहाँ से पोजीशन क्या होगी? आर माइनस एक्स, ठीक है। चलो एक बात याद रखना कि हमको पहले पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन फाइंड करने के बाद फाइंड करेंगे इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो पोजीशन फाइंड करना और वैल्यू फाइंड करना, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को हर बच्चे को सुनना है बहुत ध्यान से, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन तुमको एकदम परेशान कर डालेगा, ठीक है। सुनो करते क्या, जब इसकी पोजीशन फाइंड करनी हो तो हमेशा इसी चार्ज को लेकर के नेट फोर्स 0 दिखा देना, और जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो किसी किनारे वाले चार्ज को लेकर के नेट फोर्स 0 दिखा देना। आई रिपीट, अगर इसकी पोजीशन फाइंड करनी होगी तो इसी चार्ज को लेना, और चूंकि रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 दिखा देना इस पर। और जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो फिर किनारे वाले चार्ज को लेना, उस किनारे वाले चार्ज को लेकर के नेट फोर्स 0 दिखा देना। एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा कि तुमको याद रहे कि क्या करने से क्या मिलेगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि चलो ये चार्ज क्यू है, इस पर 2 फोर्स लगे। कौन कौन 2 फोर्स लगे? एक ये क्यू लगाएगा, एक ये क्यू लगाएगा। ये दोनों फोर्स बताओ आपस में इक्वल होंगे तब तो ये क्यू रेस्ट में रहेगा, ठीक है, क्योंकि तुमको सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये भी तो सिस्टम का पार्ट है, ये भी तो रेस्ट में रहेगा, तो ठीक है। F1 = F2 कर दो। मान लो इसने F1 फोर्स लगाया तो K Q1 Q2 बाई बीच का डिस्टेंस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F2 इसने लगाया तो K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो K कैंसल्ड आउट बच्चों, कैपिटल Q भी कैंसल्ड आउट और ये Q भी कैंसल्ड आउट, तो यू गॉट 4 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ का इसमें स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2 बाई R माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स कॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल टू R माइनस एक्स, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? R, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया? R बाई 3। तो x इज इक्वल टू R बाई 3 कहाँ से आया? फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू चार्ज से R बाई 3 डिस्टेंस पर अगर तुम एक चार्ज को रख दोगे तो हमारा उसका पोजीशन मिल गया जहां पर वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तो पोजीशन फाइंड किया कि भाई पोजीशन कहाँ होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए? प्लस क्यू से R बाई 3 डिस्टेंस दूर, ठीक है, क्लियर है। पोजीशन मिल गई, लेकिन हमसे पूछा है कि पोजीशन के साथ साथ ये क्यू की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो जब भी वैल्यू पूछे इस कैपिटल क्यू की
तो मैंने कहा था कैपिटल क्यू की वैल्यू जब पूछेगा तो कैपिटल क्यू इक्वेशन में कटना नहीं चाहिए, तो हमेशा कॉर्नर वाले चार्ज को लेके चलना। क्यों कॉर्नर वाले के चार्ज को लेके चलेंगे सर? क्योंकि ये भी तो सिस्टम का हिस्सा है। अगर मैं बोल रहा हूँ सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में होगा, इस पर भी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो लेते हैं फिर से, तो फॉर प्लस क्यू चार्ज, फॉर प्लस क्यू चार्ज, अब इस प्लस क्यू चार्ज पर भी दो फोर्स लगेंगे। कौन कौन दो फोर्स? एक जो 4Q लगाएगा वो, और एक जो कैपिटल Q लगाएगा ये। और इन दोनों फोर्स का सम क्या होना चाहिए सर? इन दोनों फोर्स का सम क्या होना चाहिए बच्चों? 0। क्लियर है? तो सम 0 होना चाहिए, तो फट से कर दिया जाए। इस पर पहला फोर्स ये लगाएगा, तो 1/4 बोल दिया K Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस यहाँ से कितने बच्चों? बीच का डिस्टेंस यहाँ से कितने है सर? r² प्लस दूसरा फोर्स को लगाएगा ये वाला, तो K Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस ये कितना है बच्चों? x, और x निकाल चुके हो r/3, तो r/3 का स्क्वायर r²/9, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? पोजीशन निकालना होगा तो इस वाले चार्ज को लेकर के नेट फोर्स 0 दिखा देना, ठीक है। उसकी वैल्यू निकालना होगा तो किसी किनारे वाले चार्ज को लेकर के नेट फोर्स 0 दिखा देना, ठीक है। अब मैं इसको नेट फोर्स अगर 0 दिखाऊंगा तो 4K, ये क्या हो गया? Q²/r², इसको उधर भेज दो तो -9K Q/r²। तो देखो K से K कैंसिल हो जाएगा सीधा, ठीक है। r² से i से कैंसिल हो जाएगा, और एक पॉ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4Q = कितना बचेगा? -9Q बचेगा। अच्छे से कैलकुलेशन देख लो, कहीं गलत नहीं बनेगा। तो 4Q = क्या बच्चों? -9Q। देयरफॉर कैपिटल Q की वैल्यू क्या आ गई? -4Q/9, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों इस चार्ज की वैल्यू, और ये निगेटिव आ रहा है। ये निगेटिव आने का मतलब कि नेचर अपोजिट होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना चाहिए, अगर ये दोनों निगेटिव होंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो वैल्यू कितना होना चाहिए? -4Q/9, और रखना कहाँ चाहिए? +Q से r/3। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हुए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए। कोई भी क्वेश्चन ऐसे होंगे अच्छे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर कह देना ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना हो और दो चीज़ पूछा जाए, वेयर एंड व्हाट। तो वेयर के लिए क्या करना? थर्ड चार्ज, जो बीच के चार्ज को रखोगे उस पर नेट फोर्स 0 दिखा देना, जिससे क्या होगी? तुमको उसकी पोजीशन मिल जाएगी। और जब तुमको उसकी वैल्यू फाइंड करना होगा तो किसी कॉर्नर के चार्ज को लेना, ताकि कैपिटल Q हमारा कैंसिल ना होने पाए। दो कैंसिल, कैपिटल Q देखो यहाँ बच गया। अगर इसको लेके चलोगे तो कैपिटल Q हमेशा कैंसिल हो जाएगा, और कैपिटल जो कैंसिल हो जाएगा उसकी वैल्यू कैसे पता कर पाओगे? तो तुमको जब वैल्यू पता करना हो तो कैपिटल Q तुम्हारे क्वेश्चन में होना चाहिए ना, इसलिए हमेशा कॉर्नर वाले चार्ज को लो। कैपिटल Q कैंसिल नहीं होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉमन सेंस लगाओ कि करने का तरीका अगर ये है तो क्यों है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है? इसे जो बता रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, तो क्यों करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लो। इस पर एक क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा भी आज प्रैक्टिस आज करने के लिए, तुम सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझको बताओगे भी, बट अभी फिर इस क्वेश्चन को कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जल्दी। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बच्चों नीट 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी ले ले रहा हूँ ताकि हर बच्चों को पता चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन तुमको बहुत मिलेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, डाइपोल की लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर, एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा गया है जिसकी वैल्यू बताई जा रही है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। वेल, अच्छी बात है। और कैसे रखा गया? तो मेकिंग 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
द कपल एक्टिंग ऑन डाइपोल इज दिस मच। डाइपोल पर लगने वाला कपल हमें दिया हुआ है, कपल का पूरा कॉन्सेप्ट, कपल कैसे लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, ये मैंने इसके पहले लेक्चर तुमको बता दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं अच्छे से जाकर के इसके पहले थर्ड लेक्चर देख लो, फिर फोर्थ लेक्चर को देखो, तुमको ज़्यादा फायदा होगा। तो कह रहा है कि इफ कपल इज दिस मच द चार्ज ऑफ द डाइपोल इज, डाइपोल का चार्ज पूछा है जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। कह रहा है कि एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है मेकिंग 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए डाइपोल को रखा गया है। तो ठीक है, रख देते हैं डाइपोल को मेकिंग 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये डाइपोल का हो गया माइनस चार्ज, ये डाइपोल का हो गया प्लस चार्ज, और ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री इज द एंगल। ठीक है, तो कपल जो इस पे लग रहा है उस कपल का फॉर्मूला लोग क्या पढ़ते बच्चों, टाउ इज इक्वल टू सर पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो टाउ कितना है 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, पी छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दे रखा है हमको 2 इंटू 10 टू पावर 5 एंड साइन 30 एंगल हमको दिया हुआ है। ठीक है, थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। ठीक है, पी और ई के बीच का एंगल, और पी का डायरेक्शन सबको पता है ना, डायपोल में डायरेक्शन क्या होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। ठीक है, तो ये पी का डायरेक्शन हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल दिया है तुमको 30 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू पी इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 5 साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2 and 2 cancelled out and you got p is equal to 4 upon 10 to power 5, यानी कि 4 इंटू 10 टू पावर -5 कूलॉम मीटर। ठीक है, पी की यूनिट क्या होती है, कूलॉम मीटर जानते हैं। तो ये तो आ गया सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मगर हमसे पूछा है द चार्ज ऑफ द डाइपोल, उस डाइपोल का चार्ज क्या होगा। तो क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डाइपोल की लेंथ। तो पी कितना निकाल चुके हो बच्चों, 4 इंटू 10 टू पावर -5 एज इट इज। क्यू हमको फाइंड करना है, डाइपोल की लेंथ हमको दी हुई है, डाइपोल की लेंथ कितना दी है बच्चों 2 सेंटीमीटर डाइपोल की लेंथ। ठीक है, तो डाइपोल की लेंथ हो गया 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज किया तो कितना आ गया -2। ठीक है, तो 2 जा कितना हो जाएगा ये 4 एंड यू गॉट क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर कितना हो जाएगा -2। तो चार्ज यू गॉट इज 2 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। तो 2 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम को मिली कूलम कह सकते हो, 10 टू पावर -3 है तो क्या हो जाएगा मिली कूलम। तो राइट आंसर इज योर थर्ड ऑप्शन, द चार्ज ऑन द डाइपोल इज 2 मिली कूलम। सिंपल सा क्वेश्चन, कहीं कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले को यूज़ करना है तो मिल जाएगा। तुम्हारे जो ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे ऐसे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, बस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, तुम्हारे सामने आंसर होगा, मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको पहचानना, देखना, समझना कि यार ये तो क्वेश्चन मेरे काम का है, फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम इसमें कम खर्च होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको कॉपी कर लो तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ भी तुमको ले चलता हूँ। ठीक है, जल्दी। अब क्वेश्चन 3 जो कह रहा है वो भी हमें डाइपोल के कपल और एनर्जी को फाइंड करना है। तो देखते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं बस उन सबको अच्छे से ध्यान रखना है। कपल कैसा निकालते हैं, एनर्जी का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में फॉर्मूला क्या होता है, बस और फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, पढ़ने पर जितना वक्त दो उतना अच्छा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, तो क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और वो कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार अलग अलग क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ करके समझना अपने आप तुमको आता जाएगा। उसके लिए कुछ नया काम नहीं करना है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपने आप तुमको क्वेश्चन को पढ़ करके समझना आता जाएगा। ठीक है,
उसके लिए कोई नया मेथड अलग से नहीं होता, बस तुमको प्रैक्टिस करनी होगी खूब ढेर सारे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि और एक बात और किया करो, डायग्राम हमेशा हर क्वेश्चन का बनाओगे तो तुमको, और ये काम जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बहुत बच्चे डायग्राम को अवॉइड करते, मगर डायग्राम बनाओगे तो जल्दी सीखोगे। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जहाँ डायग्राम तो बनाना कंपल्सरी होता ही है, जैसे यहाँ देखने होगी। करेक्ट, 2 पॉइंट चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, अच्छी बात है। एंड दे आर प्लेस्ड एट, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए जहाँ जहाँ इनको रखा गया एट दिस एंड एट दिस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू ए है, वाई 0 है, जेड 0 है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू ए है, जेड की वैल्यू 0, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस डाइपोल को जैसे रखा गया है, इसके दो जो चार्जेस हैं उन चार्ज को पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब दिखाते हैं फिगर में क्या होगा, ठीक है। तो मैं 2 एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। लेट अस कॉल दिस एक्सिस एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको मान लो बच्चों पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन। पहला चार्ज रखा है a0 0, मतलब एक्स एक्सिस पर a डिस्टेंस, वाई पर 0 और z पर भी 0। तो एक्स एक्सिस पर मैं a डिस्टेंस पर एक चार्ज को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, a0 0, ठीक है। और दूसरा चार्ज कहाँ रखना है, ध्यान से अगर देखोगे तो x कोऑर्डिनेट 0 है, z भी 0 है, y पर a डिस्टेंस दूर। तो y एक्सिस पर a डिस्टेंस दूर तुमने जा करके एक दूसरे चार्ज को रख दिया। ये चार्ज था तुम्हारा q और ये चार्ज तुम्हारा माइनस q, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 a 0, ठीक है। तो ये दो चार्ज अलग अलग पोजीशन पे रखना था, रख दिया मैंने, ठीक है। अब इनको अगर मैं मिला दूं ऐसे, तो ये डाइपोल बनता दिखाई दे रहा है। दोनों चार्ज में से दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और दोनों का नेचर भी अपोजिट है, और एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे भी गए। तो ये जो सिस्टम है, बताओ बच्चों डाइपोल बन रहा है कि नहीं, प्लस क्यू माइनस क्यू एट अ सर्टेन डिस्टेंस, और ये उनकी जो लेंथ है 2l, जिसको हम लोग कहते हैं, यही 2l है, जो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, a, ये डिस्टेंस कितनी है, a डिस्टेंस दूर है, यहाँ भी ये डिस्टेंस दूर है, तो ये 90 डिग्री ठहरा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो ये डिस्टेंस अगर a है बेस, ये डिस्टेंस अगर a है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना होगा, a√2, ठीक है। और यही होगा डाइपोल की लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डाइपोल की लेंथ 12 तुमको a√2 मिल गई। यहाँ तक क्लियर है, पहले बताओ फिगर समझ गए, किस चार्ज को कहाँ रखा था समझ गए, रख दिया, उनके बीच की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, निकाल लिया। अब इसका मैं अगर डाइपोल मोमेंट निकालूं तो P इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू है, Q इंटू 2 है। तो P इज इक्वल टू Q इज Q, और 2L का मतलब इनके बीच का सेपरेशन, प्लस और माइनस के बीच का सेपरेशन, जो फिगर में कितना है बच्चों, a√2। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q a√2। तो ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का, ठीक है। अब हमसे पूछा इस पर कपल क्या होगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। दो चीज़ पूछी गई, कपल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कपल का फॉर्मूला अगर तुमको याद हो तो हम लोग क्या पढ़े थे, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा। तो यार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो हमको पी पता हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। हमें बस P और E के बीच का एंगल चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखो सबसे पहले इस E0 का डायरेक्शन देखो, E0 इज एग्जिस्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया एक्स एक्सिस के अलोंग। और P का डायरेक्शन क्या होता है, P का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ ये हो गया, देखो बच्चों P का डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा P, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर P और E के बीच का एंगल खोजने जाओगे तो ये एंगल मिलेगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P। अच्छा से देख लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E के बीच ये एंगल मिला।
और ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, क्योंकि दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर ये एंगल मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। और ये एंगल होगा कितना, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल 90 है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और कितने होंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 45 होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया हमको, 45। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ 45 डिग्री। तो P निकाल चुके बच्चों पहले, Q A √2 इंटू ई नॉट एंड साइन 45 इज 1/√2। ठीक है, तो √2 कैंसल्ड आउट एंड यू गॉट टाउ एज Q A ई नॉट। तो ये आ गया तुम्हारा कपल एक्टिंग ऑन डायपोल। ठीक है, अच्छे से फिगर देखोगे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कहाँ पर क्या करना है। फिर रह गई बात एनर्जी की, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एट एनी कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी इज यूज इक्वल टू माइनस पी नॉट साइन, माइनस पी क्या था बच्चों, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो माइनस पी निकाल चुके हो पहले, दैट इज क्यू ए √2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट एंड कॉस 45 इज अगेन 1/√2। तो √2 कट जाएगा एंड यू विल हैव एनर्जी माइनस क्यू ए ई नॉट। तो ये हो गया बच्चों उसका पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, डायपोल पर लगने वाला कपल बताओ और डायपोल की एनर्जी बताओ। तो सिंपल हमने क्या किया, फिगर ड्रॉ कर लिया, जो हमको ज़रूरत की चीज़ थी एंगल वैंगल वो देख लिया, लेंथ बीच की चाहिए थी वो निकाल लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जरूरत पड़ने वाली थी वो निकाल लिया, और फिर सिंपल कपल और एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन है, तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग तुरंत चलते हैं, डू इट फास्ट। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बस अप्रोच समझना कि कैसे क्या करना होगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले डायपोल को रखा कैसे गया है वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री एंगल बनाते हुए रखा गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे कहा गया है वैसे मैं रख देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है मेकिंग एंगल 0 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री बनाता हुआ ये मैंने डायपोल को रख दिया। ठीक है, क्लियर है अच्छे से सबको फिगर। पी का डायरेक्शन -2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो पी और ई सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइंड होकर के डायपोल आराम से शांति से बैठा हुआ है। कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई कपल नहीं लग रहा है, आराम से ये इक्विलिब्रियम में है इस वक्त इस पोजीशन में। बट हमें क्या करना है, इसको घुमाना है और घुमा करके इस पोजीशन से जहाँ पर वो रेस्ट कर रहा था, आराम फरमा रहा था, उसको घुमा करके 60 डिग्री पोजीशन पर तुमको ले जाना है। यू हैव टू रोटेट द डायपोल एंड टेक इट टू द पोजीशन वेयर इट मेक्स 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं ले आना है उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रहेगा वो। बस उसकी पोजीशन को हमने 0 डिग्री से घुमा कर क्या कर दिया बच्चों, 60 डिग्री पर पहुंचा दिया। तो दिस इज द 60 डिग्री पोजीशन, दिस इज द 60 डिग्री पोजीशन। माइनस यहाँ पर है, प्लस को यहाँ पर भी। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में, रोटेट कराने में, ये अपने आप तो होगा नहीं, यू हैव टू डू द वर्क। और वर्क तुम्हें कितना करना पड़ा, W वर्क तुम्हें करना पड़ा। इस डायपोल को 0 वाले पोजीशन से 60 डिग्री घुमाने में W वर्क करना पड़ा। अच्छी बात है, यही मान लिया। चलिए, पूछा क्या है, ये तो गिवन पार्ट है, हर क्वेश्चन का 2 पार्ट होता है, गिवन
पार्ट और आस्किंग पार्ट। अब तक तो जो दिया था उसकी बात कर रहे हैं, पूछा क्या वो देख लो। पूछा ये है द मैग्नीट्यूड ऑफ कपल पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड कपल का कब पूछ रहा है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 45 डिग्री बना रहा हो, तब बताओ डायपोल पर कपल कितना है। और वो भी कपल तुमको W के फॉर्म में देना है। न डायपोल का डायपोल मोमेंट हमको पता है, न डायपोल के चार्ज हमको पता है, न ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमको पता है। जो भी आंसर तुमको देना है वो W के टर्म्स में ही देना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मान लूँगा, बाद में W में चेंज कर दूँगा। तो मुझको ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। मुझको ज़रूरत पड़ेगी इसके डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट मैंने मान लिया P। इन दोनों की मुझको ज़रूरत पड़ेगी, बाद में इसको हटा दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ वर्क डन दिया हो, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में वर्क डन करना पड़ा, तो ये वर्क डन करना क्यों पड़ता है? तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। तुम किसी बॉडी को किसी पोजीशन से किसी पोजीशन में ले गए, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ तो वर्क डन इज फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल की पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे कह सकते हो भाई। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे इस कॉन्सेप्ट को हमेशा लगाना, क्या कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हमेशा चेंज के लिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ही करोगे। यू फाइनल क्या है 60 डिग्री वाली पोजीशन, यू इनिशियल क्या है 0 डिग्री वाली पोजीशन, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाए। तो फाइनल पोजीशन क्या है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री बना रहा है, तो यू एफ क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। नाउ माइनस यू इनिशियल क्या था 0 डिग्री वाली पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो W इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस पी ई कॉस 60 कितना हो गया 1/2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस पी ई कॉस 0 कितना हो गया 1। तो माइनस P/2 प्लस P करोगे तो कितना आएगा बच्चों PE/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमको PE की वैल्यू W के फॉर्म में निकालनी होगी तो P इज इक्वल टू क्या कर दोगे, PE इज इक्वल टू क्या कर दोगे 2W, ठीक है। तो PE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2W, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको आंसर W के फॉर्म में देना है, वर्क डन के फॉर्म में। मुझको P नहीं पता था, मुझको E नहीं पता था, मैंने मान लिया। मुझको जिसका काम होगा मान लूँगा, मैं बाद में देखूंगा उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो वो कभी लगे ऐसा कि किसी क्वेश्चन में यार इसकी ज़रूरत है मगर दिया नहीं है, उसे कुछ एज्यूम कर लो, वो लास्ट में एडजस्ट बाद में कर देना, उसको रिमूव कर देना। ये तो हो गया PE की वैल्यू। मगर पूछा हमसे कपल एट 45 डिग्री, तो कपल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टॉ इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा। तो PE के बदले क्या पुट करना होगा बच्चों 2W, और कितने एंगल पर निकालना है व्हेन इट मेक्स 45 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2W एज इट इज, और साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, एंड यू विल हैव W√2 इज द आंसर। तो W√2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ तुमको थोड़ा सा देखना होगा, कुछ रीअरेंज करना होगा, कुछ खुद से एज्यूम करना होगा। और ये बात हमेशा याद रखनी होगी, ऐसे क्वेश्चन में वर्क डन जो भी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। वहीं से तुम्हारा पूरा जो कहानी है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसे कॉपी कर लो। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जल्दी। तो चलो बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस 1-2 बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो अप्रोच देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से पढ़ लो क्या कह रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और कैसे रखा गया, 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में रखा गया है, 4 अलग अलग तरीके से रखा गया है। कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से, कभी ये, कभी ये।
इन चारों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हम सब जानते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हर पोजीशन पे अलग अलग होती है, नाम ही उसका पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन से आती है। तो इन चारों पोजीशन में, जो इन चारों कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग पोजीशन में डायपोल की एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है। इन एनर्जी को का सही ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम कौन होगा, उससे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, ये एक ऑर्डर हमें क्वेश्चन का दिया होगा। बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर पे एंगल वगैरह दिया नहीं है खुद से, हमें जो देखना होगा, निकालना होगा, गेस करना होगा, सब खुद से करना होगा, ठीक है। तो इन चारों पोजीशंस की एनर्जी का सही ऑर्डर क्या होगा, क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। चलो एक एक करके चेक करते हैं। बट सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, एनर्जी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन बाई U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से दी जाती है। एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, UA की वैल्यू क्या होगी। एंगल हमको चाहिए होगा, सबसे मेन तो वही है। तो एंगल क्या होगा, एंगल थीटा किसके बीच होता है सर, P और E के बीच बनने वाला एंगल होता है थीटा। तो P तो जाता है बच्चों माइनस से प्लस, ये हो गया P और ये हो गया E। तो P और E के बीच का एंगल ये मुझको चाहिए, जो फिलहाल मुझको नहीं पता एग्जैक्ट कितना एंगल है, 30 60 कुछ नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म पता है कि ये एंगल जो भी है 90 से कम है। क्लियर है, जो बोल रहा हूँ क्लियर है। ये एंगल जो भी है एग्जैक्ट नहीं पता, मगर 90 से तो कम है। चलो, तो कॉस की वैल्यू अगर 90 से कम होता है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव इनटू सम वैल्यू ऑफ नेगेटिव। तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव करोगे, वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जो भी आएगी नेगेटिव आएगी। तो एक कॉन्फ़िगरेशन में हमें नहीं पता पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट कितनी होगी, बट आई कैन गेस इट मस्ट बी नेगेटिव। क्लियर है। अब चलो बी की तरफ। P का डायरेक्शन है माइनस से प्लस, ये हो गया बच्चों डायरेक्शन ऑफ P, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ P और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो ये एंगल भी मुझको नहीं पता नहीं भगवान जाने कितना एंगल है, लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि ये एंगल 90 से ज़्यादा है। क्लियर, सबको बात हो जो रहा है। P ऐसे गया, ये ऐसे गया, एंगल इज मोर देन 90 और कॉस 90 से ज़्यादा होगा तो वैल्यू क्या होती है कॉस की, नेगेटिव। तो नेगेटिव ये वैल्यू जो आएगी, सम पॉजिटिव वैल्यू विल बी देयर, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट का तो नहीं पता। और यहाँ तो एंगल 90 डिग्री है, तो ये सबको पता है UC इज 0। थर्ड कंडीशन में जी क्या होगी इसे, ये फोर्थ पोजीशन तो मैक्सिमम एनर्जी वाला पोजीशन अगर याद करो तो, जिसको डायपोल की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा करते थे, याद करो। एनर्जी P का डायरेक्शन इधर जा रहा है -2 प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एंगल कितना बनता है 180। तो 180 में जो एनर्जी की वैल्यू होती है, याद करो क्या आया था कल जो हमने थर्ड लेक्चर पढ़ाया था, वहाँ क्या बताया था प्लस PE, और ये बताया था मैक्सिमम होती है। अनस्टेबल वो पोजीशन होती है जहाँ पर डायपोल की एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम, इससे कम पॉसिबल नहीं है। अब ये चारों का सही ऑर्डर चेक कर लो, इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक कर लो। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन होगी, A, जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव के बाद आएगा 0 यानी कि C, उसके बाद सम पॉजिटिव वैल्यू यानी कि B, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू यानी कि D। तो सबसे छोटा कौन हो गया A के बाद कौन आएगा C, तो A के बाद कौन आएगा C, ठीक है। C के बाद कौन आएगा B, ठीक है, और B के बाद कौन आएगा D, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। A की एनर्जी सबसे कम होगी, उससे बड़ी होगी C की एनर्जी जो पॉजिटिव है, 0 है, उससे बड़ी होगी B की जो कुछ पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा ही होगा ना। और ये जो D वाला पोजीशन है वो सबसे अधिक एनर्जी है, ये हम सब जानते ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके, दिमाग लगा करके, फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक दो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमें लगा तुमको ये क्वेश्चन को करना चाहिए, देखना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा ये हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 कॉपी कर लो फटाफट जल्दी से बिना देर किए।
तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। 2 चार्जेस है, एक डाइपोल के 2 चार्ज दिए गए हैं, कितने कितने +-2 × 10⁻⁴ कूलम। एक डाइपोल के 2 चार्ज दिए एंड विच आर प्लेस्ड एट 2 मिलीमीटर सेपरेशन। इन दोनों को एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की सेपरेशन पर रखा गया है। मतलब कहने का ये हो गया कि ये डाइपोल के दोनों चार्ज हो गए Q, और ये हो गया डाइपोल के दोनों चार्जों के बीच के सेपरेशन, ट्यूबवेल बोलो, डाइपोल की लेंथ बोलो, जो बोलना है बोलो। और इनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है 500 न्यूटन पर कूलम। अच्छी बात है। क्वेश्चन करा हाउ मच वर्क इज टू बी डन, हाउ मच वर्क निकालना इज टू बी डन, कितना वर्क करना होगा किस चीज में। तो आगे लिखा है इन मूविंग द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मूव कराने में वर्क कितना करना होगा। याद करो हम लोग जब फॉर्मूला पढ़े थे लेक्चर नंबर 3 में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी क्या थी डाइपोल की -PE, और अनस्टेबल में लेकर के आना है जहाँ पर एनर्जी कितनी होती है +PE। तो यह है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर डाइपोल था, यह फाइनल जहाँ पर डाइपोल को लाना है। तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन कितना करना होगा वो तुमसे पूछा गया है। अभी कुछ देर में तुमको पहले पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में जो वर्क डन होता है वो डाइपोल के कॉन्फ़िगरेशन के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। तो W = ΔU का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। तो U फाइनल कितने बच्चों P × E माइनस U इनिशियल कितना है -PE। तो PE मैथ्स कितना हो जाएगा +PE, तो W = कितना होगा 2PE। ये होगा वर्क डन, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब P हम फाइंड कर ले, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वर्क डन निकल जाएगा। तो P = क्या होता है बच्चों, P = होता है Q × 12। तो Q दे रखा है, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे 2 × 10⁻⁴। लेंथ कितना है दोनों के बीच का सेपरेशन 2 मिलीमीटर है। 2 मिलीमीटर को हमको चेंज करना होगा मीटर में, तो कितना हो जाएगा बच्चों -3, ठीक है। तो 2 mm को चेंज कर दिया, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 × 10⁻⁷, और P की यूनिट क्या होगी कूलम मीटर, ठीक है। तो अब पुट कर दूँ यहाँ पर पे देयरफॉर वर्क डन इज 2PE। तो 2 is 2, P निकाल चुके हो पहले ही, 4 × 10⁻⁷, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखा है बच्चों 500 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो 500 2 जा कितना हो गया 1000, ठीक है। आई थिंक ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴। वर्क डन है तो किस में आएगा, ऑब्वियसली जूल में आएगा। तो 4 × 10⁻⁴ जूल तुमको वर्क डन करना होगा अगर तुम डाइपोल को उसके शांति प्रिय पोजीशन से -PE तुम उसको वहाँ ले जाना चाहोगे जहाँ वो स्टेबल नहीं रह सकता। तुमको इतना उसके लिए वर्क डन करो। जाहिर सी बात है तुम उसको लो एनर्जी वाले स्टेट से हाई एनर्जी वाले स्टेट में लेकर के जा रहे हो, तो भैया उसको एनर्जी कहाँ से आएगी, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में, तो कहाँ से उसके पास एनर्जी है, तुम ही दोगे एनर्जी उसको। तो तुम जो वर्क डन करोगे उसी वर्क डन से अपने पोजीशन को चेंज करके लो एनर्जी वाले स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो दिस मच वर्क यू हैव टू डू, ताकि वो अपने इस पोजीशन से इस पोजीशन पहुँच जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन फिर कहूँगा कि ये बात रखना कि जो W होता है हमेशा डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करना, ठीक है। तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। जल्दी करो फास्ट। ओके तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। डायरेक्ट इसका तुमको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले को देखना, उसको याद कर देना, उस फॉर्मूले से तुम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। मगर वो फॉर्मूला आता कहाँ से है, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, वो तो अभी सीखेंगे हम लोग। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो फटाफट याद रहेगा क्या फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है, करके फट से आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत यूनिक है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको देखते हैं क्या है।
कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जिसका डाइपोल मोमेंट हमें दिया है बच्चों P, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल इज P, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिख दिया हूँ, इट इज तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डाइपोल के एसएचएम से रिलेटेड। डाइपोल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये कैसे करता है, इस पर क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्या इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह होगा, उसको देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत यूनिक है, वो समझना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट हमको दिया है P, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है एज शोन इन द फिगर। कैसे रखा गया है, फिगर में तुमको दिखाया जा रहा है। दिस इज द पोजीशन ऑफ डाइपोल अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर फिगर गौर से देखो तो P का डायरेक्शन क्या है, -2 अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट कर रहा है। नेट फोर्स भी जीरो होगा इस कंडीशन में, नेट कपल भी जीरो होगा, एनर्जी भी इस कंडीशन में क्या होती है, मिनिमम, और इक्विलिब्रियम कैसा होता है, स्टेबल। ठीक है। द मोमेंट ऑफ, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कहाँ से आ गई, अब यही सब चीज़ों को समझिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोल सिस्टम इज I0। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जिक्र इसमें आ रहा है, देखते हैं इसका यूज क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज I0 अबाउट द सेंटर। इस सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I0 है। अब कहानी आगे शुरू हो रही है मेन इसके बाद। द डाइपोल इज स्लाइटली रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस। इसको हल्का सा, डाइपोल है, इसको हल्का सा यू ऐसे रिमूव कर दो, इसको यहाँ से ऐसे यू ऐसा शिफ्ट कर दो और शिफ्ट करके छोड़ दो। लेकिन हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ ऐसा, हल्का सा यूं लिया और यूं रोटेट किया, छोड़ दिया। जैसे किसी चीज़ को ऐसे में, अगर इसको इट्स लाइक कोई भी चीज़ है, अम्ब्रेला को ऐसे उल्टा पकड़ लो छाता, और उसके नीचे वाले पोर्शन को उल्टा पकड़ना है ना, नीचे वाले पोर्शन को ऐसे एक तरफ हल्का सा खींच के छोड़ दो, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, है ना। तो कुछ वैसा ही इस डाइपोल के साथ भी होगा। अगर हल्का सा इसको तुम यूँ ऐसे शिफ्ट करोगे उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो मैं कल तुमको क्या बताया था कि ये इक्विलिब्रियम को स्टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि हल्का सा इसको डिस्टर्ब करोगे तो वापस लौट के फिर आ जाएगा। दैट्स वाई इट इज स्टेबल। अनस्टेबल में क्या होता है, हल्का सा डिस्टर्ब किया फिर लौट कर नहीं आएगा। तो हल्का सा डिस्प्लेस किया, बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जैसे ही हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करोगे घूम करके वापस क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रुकेगा नहीं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया अपने मोशन को कंटिन्यू करने की प्रॉपर्टी, अपने इनर्शिया में से यहाँ से और फिर इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो ऐसे ऐसे क्या करेगा बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करता रहेगा। और अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तो वी कैन इजीली प्रूव दैट कि ये जो तुम्हारा मोशन होगा ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो बड़ा एंगल पे नहीं, ठीक है। तो जैसे इस डाइपोल को इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, ये इसके अबाउट यूं और यूं क्या करेगा, हल्का हल्का क्या करेगा, ऐसे एसएचएम करेगा। इसी एसएचएम का तुमको टाइम पीरियड फाइंड करने को बोलना है। क्लियर है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहली बात तो जब मैं इसको हल्का सा यूं डिस्प्लेस करूंगा बाय एंगल थीटा विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तभी ये कहानी आगे बढ़ेगी। हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया तो इस पर कपल क्या लगेगा, जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, ठीक है। यही कपल इसको वापस इस पोजीशन में लेकर के आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस सेंस में नेगेटिव यहाँ लगा सकते हैं, अ काइंड ऑफ रिस्टोरिंग कपल। रिस्टोरिंग कपल का मतलब ये वापस उस डाइपोल को उसके पोजीशन में रीस्टोर करेगा, लेकर के वापस आएगा। इन दैट सेंस वी कैन अप्लाई हियर नेगेटिव, ठीक है। तो ये हल्का सा हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हैं समझने के लिए।
And for small angles, for obviously small angles, sin थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है बच्चों, थीटा होता है, कह सकते हो। तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, माइनस पी ई थीटा। अब अगर याद करो तो वी नो दैट 11th में अगर तुमको याद हो तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई अल्फा होता है, जहाँ टाउ क्या होता है, जो टॉर्क लगता है बॉडी पर, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर मैं देयरफॉर अल्फा निकालूँ तो टाउ बाई आई मिलेगा मुझको, और टाउ बाई आई, टाउ कितना है, माइनस पी ई थीटा बाई यू कैन से आई, ठीक है, कह सकते हो। अब एंगुलर एसएचएम में, ये जो एंगुलर एसएचएम होगा इसका, एंगुलर एसएचएम में वी ऑल्सो नो दैट, इन एंगुलर एसएचएम वी ऑल्सो नो दैट जो अल्फा होता है बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये एंगुलर एसएचएम की एक पहचान होती है, एंगुलर एक्सेशन की। जैसे एसएचएम में तुम पढ़े होगे ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए इज लीनियर एक्सेलरेशन एंड एक्स इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वैसे अल्फा यहाँ पर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और थीटा क्या है तुम्हारा बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इसको यहाँ से तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर क्या मिल जाएगा बच्चों, पी ई अपॉन आई मिल जाएगा। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी ई अपॉन आई मिल जाएगा। और ओमेगा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी ई बाई आई कह सकते हो, ठीक है। देयरफॉर टाइम पीरियड मुझको पूछा गया था, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन पी ई। ये इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, तुमको अच्छे से इसको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी अगर आता है तो तुम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ मैं। एक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रखा था, ठीक है। उसको हल्का सा अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूंगा, हल्का सा उसके स्टेबल पोजीशन से, तो डिस्प्लेस तो हो जाएगा, लेकिन ये उस पोजीशन के अराउंड, ये मीन पोजीशन के अराउंड ये एक एसएचएम परफॉर्म करेगा, ऊपर नीचे वैसे करता रहेगा। उसी एसएचएम का हमको टाइम पीरियड पूछा गया था। तो ये उसका तरीका, ये उसका मेथड है, और इसको एज अ फॉर्मूले के तौर पे याद रखना। किसी क्वेश्चन में हो सकता है अगर ये आए तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको कर लो तो फिर आगे चलते हो, ठीक है। चलते ओके फाइन। तो आज बच्चों यहाँ पे स्टॉप करेंगे हम लोग। हमने कुछ क्वेश्चंस तुमको कराए डाइपोल पे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कर लिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे प्रिपेयर करना होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस को अब तुमको जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब जितने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सको तुम्हारे उतना बढ़िया होगा, ठीक है। तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो, कॉन्सेप्ट को सीखते चलो, और बहुत अच्छा मार्क्स हम लोग फिजिक्स के सेक्शन में लेकर के आएंगे। चाहे तुम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम्हारा CUET टारगेट है, फिजिक्स में विल रॉकेट, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, और अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ बात है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।